नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पीएम जो कि प्रैक्टिस मॉक एक प्लेटफॉर्म का नाम है, इसका मॉक 3 सीजीएल टीयर 1 के पे आधारित इसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। यह एक 360 डिग्री एनालिसिस होगा। कहने का मतलब जब भी हमें लगे कि थ्योरी बताना है तो थ्योरी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा एक वायरल फीवर सीरीज करके आ रहा है। वायरल फीवर सीरीज में जो भी आपका टॉपिक्स है उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को हम डिस्कस करेंगे, लॉजिकली डिस्कस करेंगे और केवल रेलिवेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा समय ना लगे और इफेक्टिव भी हो। एक और बात, जो भी आपके सामने वीडियोज आते हैं इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप भी अपना प्यार बरसाएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, उसको हमने 25% से कम कर दिया है। रिडक्शन के कारण एक कस्टमर जो 432 रुपये में ऑन बाइंग दैट कमोडिटी, अब मतलब प्राइस कम है तो यह 6 kg ज़्यादा ले पा रहा है इन द सेम प्राइस। पहले जितना खर्चा करता था अभी भी उतना ही खर्चा कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, सेम प्राइस, ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। अभी हमें बताना है कि न्यू प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है, मतलब जो पर केजी कितना है। अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जो भी आपका एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर कितना होगा, टोटल एक्सपेंसेज या एक्सपेंडिचर, हम बोले कि P4 प्राइस होता होगा एंड इसको हम मल्टीप्लाई कर दें अगर Q4 क्या है, क्वांटिटी से, तो ये आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर। मतलब अगर 10 रुपये केजी है, आपने 5 केजी लिया है तो टोटल 50 रुपये आपका एक्सपेंडिचर हुआ। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि E1/E2 ये जो है ये क्या हो जाएगा, P1 Q1 डिवाइडेड बाई P2 Q2। ध्यान दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे जो टर्म्स है इसका हम मीनिंग लिख देते हैं। E4 क्या था आपका एक्सपेंडिचर, P4 क्या था प्राइस एंड Q4 क्या था क्वांटिटी। ओके, इस रेशियो के सहारे इसमें जितना भी वेरिएशन होता है सबका हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे दिया है जो खर्चा हो रहा है वो सेम है, मतलब E1 एंड E2 सेम है। अगर E1 एंड E2 सेम है, ये बोल सकते हैं कि दोनों अगर सेम है, तब अपने पास क्या आ जाएगा, जो प्राइस का रेशियो है P1/P2, ये आपका क्वांटिटी का रेशियो Q2/Q1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर के साथ साथ जो आपका प्राइस है उसमें भी चेंजेस आ जाए, तब क्वांटिटी का रेशियो कुछ और होता। तो उन सबको बैलेंस करने के लिए ये रेशियो आपका काम में आ सकता है। प्राइस कितना कम है, प्राइस आपका 25% कम है। 25% कमने का मतलब कि पहले जो 4 था अब क्या हो गया है, 3 हो गया है, और एक क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा Q2/Q1। कहने का मतलब पहले अगर 3 यूनिट ले रहा था तो अभी 4 यूनिट ले पाएगा। यहाँ पे कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है। ये 1 यूनिट किसके बराबर है, बोलेंगे कि 1 यूनिट 6 kg के बराबर है। अभी बताइए रिसेंटली वो कितना खरीद पा रहा है, बोले रिसेंटली 4 यूनिट खरीद पा रहा है। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 kg। पहले वाला कितना ले पा रहा था, 3 यूनिट, मतलब ये आपका 18 kg पहले ले पा रहा था। क्वेश्चन में जो दिया है वो है हमें न्यू प्राइस चाहिए। कोई बात नहीं, प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस पर केजी निकालना है तो जो टोटल कंजम्पशन है, टोटल कंजम्पशन कितना है, 432 रुपये। टोटल 432 रुपये वो खर्च कर रहा है और इसमें उसे कितना केजी मिल रहा है, 24 kg। तो कितना हो जाएगा, 24 से करेंगे तो एक बार में फिर आपका हो गया 192 ना, तो 24 16, हाँ 118 आ गया। मतलब जो आंसर है वो आपका है 18 रुपीज़ पर केजी। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें है पाइप ए जो बी का 2 गुना इफिशियंट है, पाइप सी जो है पाइप बी का आधा इफिशियंट। और क्वेश्चन में दिया है कि पाइप सी टैंक को 30 घंटे में फिल कर सकता है। तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाई पाइप सी टू फिल 40% एंड टाइम टेकन बाई पाइप ए टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। कोई बात नहीं, आराम से देखेंगे। यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। अगर हम इफिशियंसी का रेशियो लें, इफिशियंसी क्या है, पाइप सी देखिए बी का आधा इफिशियंट है, मतलब सी का इफिशियंसी 1 यूनिट है तो बी का इफिशियंसी 2 यूनिट होगा। पाइप ए जो है पाइप पी का 2 गुना इफिशियंट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोले कि ये 4 हो जाएगा। अगर हम टाइम के बारे में आपसे पूछे तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए सी का इफिशियंसी बी के इफिशियंसी का आधा है, तो सी किसी काम को करने में 2 गुना टाइम लेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर सी का टाइम 4 यूनिट लग रहा है तो बी को 2 यूनिट टाइम लगेगा एंड ए को इससे भी आधा, मतलब 1 यूनिट टाइम लगेगा। ये हमने टाइम का रेशियो लिख लिया। क्वेश्चन में दिया है कि सी को टैंक को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, 30 आवर्स। तो ये जो 4 यूनिट है ना, यही आपका 30 आवर्स के बराबर है।
तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, और 30/4, जिसे आप बोल सकते हो 15/2 आवर्स। हमें पता चल गया कि जो ए को टैंक फिल करने में टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 15/2 आवर्स का टाइम लग रहा है। क्वेश्चन में जो दिया है ये बताना है कि सी को 40% टैंक फिल करने में कितना टाइम लगेगा, और ए को फुल टैंक फिल करने में टाइम कितना लगेगा। ये जो है 15/2 आवर्स में फुल टैंक फिल कर रहा है। अब देखिए ये जो 30 आवर्स है, 30 आवर्स में कितना टैंक फिल कर रहा है, तो हमें पता चला कि 100% है। 100% कितना है, 30 आवर्स। एक में ऐसे लिख सकते हैं कि 100% को लग रहा है आपका 30 आवर्स, हमें कितना चाहिए 40%। 40% का मतलब क्या हो गया आपका, 2/5 से गुना करना। तो यहाँ 2/5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आवर्स। ठीक है, अब इसके बीच का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। ये जो हमने लिखा है ये लिखा है फॉर सी के लिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, देख लो। 12 घंटा और ये आपका 12 दूना 24 में से 15 गया, कितना आ जाएगा 9। तो ये आ गया है आपका 9/2 आवर्स। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 60 से गुना कर देंगे तो 9 या 27, 270 मिनट आ जाएगा। सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात थी कि हमने कैसे इफिशियंसी के रेशियो से टाइम का रेशियो लिख लिया, जिसके बाद कैलकुलेशन रिलेटिवली आसान हो गया। अगले पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है कि टोटल 360 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 60% बॉयज है, तो बाकी 40% गर्ल्स होगी। किसी पर्टिकुलर डे में 50% गर्ल एब्सेंट है एंड 48 बॉयज एब्सेंट है। तो हमें बताना है टोटल कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। 360 स्टूडेंट्स में से क्या होंगे, कुछ बॉयज होंगे एंड कुछ क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। दिया है कि 60% क्या है, बॉयज है। 60% का मतलब कितना हो गया, 216। 216 बॉयज हो गए, तो बाकी का जो है वो कितने होंगे, गर्ल्स हो जाएंगे। ये हो गया आपका 144। ठीक है, 144 हो गई गर्ल्स। अब ऑन अ पार्टिकुलर डे जो एब्सेंट है वो एब्सेंट कितने हैं, हमें पता चल गया है कि एब्सेंट बॉयज़ हैं आपका 48 एब्सेंट हो गए एंड गर्ल्स 50% एब्सेंट है। मतलब गर्ल्स जो है टोटल 72 एब्सेंट हो गई। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हमें बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, टोटल एब्सेंट कितने हो गए। तो बोलेंगे कि 8 2 10, 7 4 11, 1 12, 120 स्टूडेंट्स अगर एब्सेंट है तो बताइए प्रेजेंट कितने होंगे। 360 में से 120 हटा देंगे, बच जाएगा 240। तो उस पर्टिकुलर डे पे 240 स्टूडेंट ही प्रेजेंट है। समझ गए, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ केसेज ऑफ मलेरिया को दिखाया गया है। नंबर ऑफ केसेज ऑफ मलेरिया इन सिटी पी एंड आर टुगेदर इज व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ केसेज ऑफ मलेरिया इन सिटी विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ केसेज ऑफ मलेरिया। तो अगर हम पी एंड आर को देखें, पी में कितना है 250 एंड आर में कितना है 150। तो पी प्लस आर करने से कितना हो जाएगा, टोटल 400 हो जाएगा। किस सिटी में सबसे कम मलेरिया का केस आया है, बोले कि टी में, एंड टी में कितना है आपका 120। हमें बताना है कि नंबर ऑफ केसेस जो है पी एंड आर का कितना % है उस सिटी का जिसमें सबसे कम आया है। सबसे कम तो टी में आया है। तो जब भी आपको ऐसे परसेंटेज निकालना होगा तो आप रेशियो निकाल लो, पी प्लस आर बाई टी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से नहीं 8 से नहीं 4 से ही कटेगा ना, तो ये 10 आ जाएगा एंड इधर 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये 10/3 आ गया है। तो इसको जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 333 होल 1/3%। सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत ही नहीं था, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ए दिया हुआ है एंड आपको कॉस ए का वैल्यू बताना है। तो 2tan a + 1 2tan a - 1 ये कितना आ रहा है आपका 4tan² a - 1 का वैल्यू 11 है। तो देख लीजिए tan² a का वैल्यू कितना आ गया 3, मतलब कि a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री कितना हो जाता है आपका 1/2। आगे चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल है B पे, AB का वैल्यू 9 दिया हुआ है, BD परपेंडिकुलर है AC पे, AC का वैल्यू 2 टाइम्स BD है, BAC का वैल्यू BCA के बराबर है, तो हमें AC² + BD² दिया। और इसमें सबसे पहले तो डायग्राम बना लेना है। तो डायग्राम इधर आ गया, 1 मिनट, ये राइट ट्रायंगल है ना, A और B एंड यहाँ पे C, B पे 90 डिग्री है, AB का वैल्यू कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। दो एंगल इक्वल दिया है BAC एंड BCA, BAC एंड BCA, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इधर भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 9√2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बोला है कि हमने BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC पे।
बी से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जैसे ही हम बी से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, अब हमें क्या पता चल गया कि ये जो पार्ट है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका राइट ट्रायंगल हो गया है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी है आपका, ये देख लीजिए ना, कि अगर हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम टॉप ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बेस को दो बराबर भागों में बांटता है, ए बी सी डी। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो बी डी इक्वल टू डी सी भी हो जाए। हालांकि इस क्वेश्चन में इसने दे दिया है कि ए सी का वैल्यू 2 टाइम्स बी डी है। अगर ये नहीं देता फिर भी चलता, क्यों चलता चलिए बताते। पता चल गया कि अगर ए बी एंड बी सी प्लस इक्वल है तो ये दोनों एंगल कितना है, 45 डिग्री होगा। इधर से अगर आपने 90 ड्रॉ किया तो ये 45 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, बोले कि ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इधर भी देखिए, ये भी कितना है आपका 45 डिग्री है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होगा। मतलब ए अगर एक्स है, ए एक्स है, तो इसका भी वैल्यू क्या होना पड़ेगा, एक्स होना पड़ेगा। यही चीज़ तो यहाँ पे दिया है कि ए सी का वैल्यू 2 टाइम्स बी डी है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नहीं देना चाहिए था। हमें क्या निकलना है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर निकल जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ए सी हो गया 2x, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। ये आपका आ रहा है 5x स्क्वायर। एक बात बताइए, 2x का वैल्यू कितना है, बोले कि 9√2, x का वैल्यू कितना हो गया 9/√2। जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 81/2। ये आ गया 405/2, जिसे आप लिखोगे तो 202.5 आ जाएगा। 202.5 मीन सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो यहाँ पे जो हमने एक महत्वपूर्ण बात बताया वो क्या है, इधर कि अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल नहीं कोई भी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, एंड यहाँ से अगर हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया है, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो जो बेस है बेस को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप याद रखेंगे। एंड इसका उल्टा भी पॉसिबल है, मतलब एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया, अगर परपेंडिकुलर जो है वो साइड का बाइसेक्टर हो गया, तब भी जो है वो ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। या फिर जो परपेंडिकुलर है वो अगर मान लीजिए एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तब भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आप जो हम बोल रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो बोलेंगे, फैक्ट्स बोलेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप उन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आपको पहले से नहीं पता है तो। क्वेश्चन नंबर 7 में पाई चार्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज। हमें बताना है सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय क्यू एंड एस टुगेदर। अब देखिए, क्यू का कितना है, क्यू का है 21 डिग्री, एस का कितना है 14, 21% है। ध्यान दीजिए, 21 और 14 मिलकर कितना हो गया, 35%। हमें बताना है 35% के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 35 और 15 मिलकर कितना हो जाएगा, 50 एंड 50 50 100। ये तो पता चल गया कि 100% मिलके पूरा का पूरा सर्कल हो गया। ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन ही हमेशा दे, हो सकता है कि कभी कभी चालाकी से वो 80% डिस्ट्रीब्यूशन ही 360 डिग्री में कवर करे, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना होता है। ये 100% जो है 360 डिग्री के बराबर है, तो जो 1% है किसके बराबर हो जाएगा, बोले कि 36 के बराबर हो जाएगा, 36 डिग्री के बराबर हो जाएगी। 36 नहीं, 3.6 माफ कीजिएगा, 3.6। तो जब 35 निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 35 करेंगे तो 36 × 3 कितना हो गया, 108 हो गया, और 108 को 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। तो सही आंसर आ जाएगा आपका 126 डिग्री। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो 36 आ रहा है ना, 36, इसको हम कितना 3.5, या फिर ये बोल सकते हैं 7/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 18 बार में चला जाएगा, 68 56 7 5 12, यहाँ से भी 126 डिग्री ही आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं था इसमें। अगले पे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी, इसका रेशियो दिया है 3:5। मतलब हमारे पास दो ट्रेन है ए एंड बी, इसका जो रेशियो है 3:5 है। एक इसका रेशियो है, ध्यान दे, ये स्पीड का रेशियो है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ। इसके आगे बोला है कि ट्रेन बी कंप्लीटली ओवरटेक ट्रेन ए इन 350 सेकेंड। जो ध्यान देने वाली बात है, बी का स्पीड ज़्यादा है। ओवरटेक कब करते हैं, ओवरटेक हम तभी करते हैं ना जब दोनों का दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। एक मिनट, हाँ, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तभी ओवरटेक करते हैं। ए आपका बी हो गया और ए हो गया, क्योंकि बी की रफ्तार ज़्यादा है और ए की रफ्तार कम है, तो बी एंड ए एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो 350 सेकेंड्स में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। ये बात दिया हुआ है इधर। फिर बोलता है कि ट्रेन ए का लेंथ एंड ट्रेन बी का लेंथ है आपका 600 मीटर एंड 800 मीटर रिस्पेक्टिवली।
फिर आपको बताना है टाइम टेकन बाई टू ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर वाइल दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ध्यान देना। क्या आप ये मानने को तैयार हो कि ट्रेन एक दूसरे की तरफ चले या फिर सेम डायरेक्शन में चले? क्रॉस करने के लिए जो ट्रेन को दोनों के लेंथ के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा, ये बात आप मान रहे हो? कहने का मतलब जैसे T1 मान लेते हैं, जब दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ पे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई, चूंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें स्पीड का डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो आप V1 भी ले सकते हो, S1 डिफरेंस S2। ये जो डांसिंग टाइप का लिखा है ना, ये डिफरेंस होता है। डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्शन अलग अलग चीज होता है। ये कब होगा? जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। T2 हम मान लेते हैं L1 प्लस L2, इस डायरेक्शन केस में भी दोनों को जो लेंथ है उसका सम क्रॉस करना ही पड़ेगा, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड है वो दोनों का ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन हमारा कहना है कि दोनों केस में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो आप, तो जो टाइम का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो का उल्टा हो जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो T1 बाई T2 आ रहा है ना दोस्त, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? S2 प्लस S1 एंड नीचे आपका S1 डिफरेंस S2, इसके बराबर आ गया। बोले कि ये भी सही है, तो बस काम खत्म, पैसा हजम। T1 का वैल्यू कितना दिया है? देखिए 350 सेकेंड्स। T2 हमें निकालना है। T1 क्या था? जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो जब हम स्पीड का रेशियो लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे। अभी S1 प्लस S2 जब आप करोगे तो 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और S1 माइनस S2 करोगे तो कितना आ जाएगा? S1 डिफरेंस S2 करोगे तो 2 आ जाएगा। ये 4 बार में चला जाएगा। एंड T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 8 32, 4 7 0.5 सेकेंड, 87.5 सेकेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमें S1 माइनस S2 या फिर स्पीड को अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, रेशियो से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें देखिए 720 को 9 से डिवाइड किया है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 80 प्लस 616 को 11 से करेंगे तो 11 5 55, 11 6 66 माइनस 120 प्लस कितना आ जाएगा ये देख लेना है आपको। 244 डिवाइडेड बाई 4 है, फिर इंटू 72 डिवाइडेड बाई कितना है? 36, तो 72 दूना 144 ना, और ये कितनी बार में चल जाएगा? 1 2 2। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से तो -40 आ जाएगा ना, -40 प्लस 56 मिल के आ जाएगा 16, तो ये आपका आ जा रहा है 138। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एक सम को जब इन्वेस्ट किया है हमने सिंपल इंटरेस्ट R% पे, तो क्वाड्रपल्स का मतलब होता है 4 टाइम्स 20 ईयर्स में हो जाता है। तो बताना है इंटरेस्ट अर्नड व्हेन 16,000 को इन्वेस्ट किया है हमने R% की दर से 4 साल के लिए। बेसिकली R कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बात बताइए, अगर 20 ईयर्स जो अमाउंट है वो क्या हो गया? 4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो गया। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है या बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हुआ होगा। जब 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल होगा तभी तो उसमें जब आप प्रिंसिपल को ऐड करोगे तो अमाउंट 4 टाइम्स हो जाएगा। बल्कि हाँ, ये जो 20 ईयर्स में कितना हो रहा है? 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, इसका मतलब है 300% हो रहा है। 20 ईयर्स में 300%, तो एक साल में कितना हो जाएगा? पता चला एक साल में 15% हो जाएगा। तो ये जो हमारा आर हुआ, आर का वैल्यू कितना हो गया? 15%। चलो एक बात तो खत्म हुआ। अब बताना 4 ईयर्स में कितना होगा? तो 4 ईयर्स में जो अब हम निकालने जाओगे तो आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, 60% हो जाएगा। अभी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कितना? 16,000 पे, 1 2 3। इसका जब आप 60% निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा? 96 पे 00 आ जाएगा। तो जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। एक सेलर ने कुछ एप्पल खरीदा है 160 पर डजन, यानी 16 रुपीज़ पीस बेच रहा है। एक बात बताइए, अगर 16 रुपीज़ पीस बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस पर डजन अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? बोले कि 192 हो जाएगा। चलो ₹192। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर उसने टोटल 8 डजन एप्पल बेचा है तो आपको बताना है टोटल प्रॉफिट कितना होगा। अब यहाँ पे 160 कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है 192, तो जो प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट पर डजन, ये कितना हो जाएगा? पता चला ₹32।
जो नेट प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, आपने कितना बेचा है, 8 डजन बेचा है, तो 8 दूना 16, 3 की 24 से 25 रुपीज 256 आ रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक इंसान 32,000 पर मंथ कमाता है, एक महीने वो उसके बॉस जो था खड़ूसी होगा, उसने सैलरी 25% से डिक्रीज कर दी, फिर उसने 40% से इंक्रीज कर दिया है। अब हमें बताना है कि वह कितना कमाता है। तो देखिए, सबसे पहले ना आप सक्सेसिव चेंज का एक केस आ रहा है, मतलब 25% पहले हमने घटाया, फिर 40% बढ़ाया। अगर उसका उल्टा भी होता ना कि पहले 40% बढ़ाया फिर 25% घटाया, फिर भी दोनों में इफेक्टिव चीज़ें सेम ही आती। तो एक जो तरीका है आप ऐसे कर सकते हो कि अच्छा, इसका 32,000 था ना इनिशियल सैलरी, 25% कम गया, मतलब 4 के जगह पे अब 3 ही दे रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, परफॉर्म अच्छा किया होगा। 40% इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, अब 5 के जगह पे 7 मिलेगा, कोई दिक्कत। तो पंचों का 20 ये गया और ये कितना बार में चला जाएगा, 160 बार में। 21 को 16 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 दूना 32 एक 33, 3360 1600 आएगा ना। तो 33600, तो अभी जो उसका सैलरी है वो हो गया 33600। समझ गए, ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 हम ये बोल सकते थे क्यों ना हम नेट चेंज ही निकाल लें। तो जो आर इफेक्टिव चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, बोले कि 25% कम किया था, 40% बढ़ा दिया, फिर दोनों का गुणनफल, तो 0 25 चौका 100, 1000 हो गया ना, यानी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 40 में से 35 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5%। अब इस बंदे को 5% का इंक्रीमेंट मिला है, अगर 5% का इंक्रीमेंट मिला है तो जो सैलरी है वो कितना हो जाएगा। उनके देखो भैया, पहले तो 32,000 था ही, इसका 5% और जोड़ लो, 5% का मतलब 1/20वां भाग, तो चला जाएगा और आ जाएगा 1600, कितना आ गया 33600, ऐसा भी इतना ही आ रहा है। तो जो मेथड आपको पसंद है आप उससे सॉल्व कीजिए, आंसर तो सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका जो वॉल्यूम है वो सेम है दैट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। अगर दोनों का सेम रेडियस है तो हाइट का रेशियो बताना है कोन एंड सिलेंडर का। रेडियस दोनों का क्या दे दिया, सेम दे दिया। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा ये तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H1 एंड ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, हमें पहले किसका लिखना है, H2, मतलब कोन का लिखना है ना, और ये आ जाएगा H1, H2/H1 कितना आ गया 3:1। इसमें तो कोई दम नहीं था, तो सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहीं पे ध्यान देना है कि हमें ऊपर किसको लिखना है, कोन को, नीचे किसको लिखना है, सिलेंडर को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 3 पॉजिटिव नंबर से 379 एंड स्क्वायर ऑफ देयर सम दिया है आपका 9025। तो हमें बताना है कि सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर कितना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो संख्याएं हैं ए बी सी, ये आपका 379 के रेशियो में। रेशियो को हटाने के लिए हम x का यूज कर सकते हैं, तो 3x 7x 9x हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये सम ऑफ स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर ऑफ सम है। तो स्क्वायर ऑफ सम का मतलब हुआ स्क्वायर ऑफ सम, पहले ऐड करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, 7 3 10 9 19, 19x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 361x स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना रहा है 9025। अच्छा, 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 गुना 25 दिया 75, फिर कितना आ जाएगा 15, तो 25 छक्का 150, 361, ये चला गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ये तो पता चल गया कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एक्स, उसका वैल्यू कितना है 5 है। आपको क्या चाहिए, सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कितना हो गया, यही हो गया ना। तो ए प्लस सी कितना है 12x एंड 12x का वैल्यू कितना होगा 60। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें टेबल दिया है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया हुआ है स्कूल ओवर द ईयर्स। हमें 2022 टू 24, मतलब 22 23 24 में गर्ल्स में मीन्स लड़कियों की जो टोटल संख्या है वो चाहिए। तो जो गर्ल्स है उसका नंबर कैसे आएगा बताइए। 22 में टोटल 1500 स्टूडेंट्स हैं, इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। तो गर्ल्स कितने होंगे, बोले कि 2/5 पार्ट गर्ल्स हो जाएगा। 23 में देखेंगे तो 2000 लड़कियां हैं, नहीं टोटल स्टूडेंट्स, इसमें से 1/2 जो है लड़कियां हैं। एंड 24 में टोटल 2400 स्टूडेंट्स में से 7/12 के हैं लड़कियां। बस काम खत्म।
200 टाइम्स में ये आपका 1000 आ जाएगा, यहाँ से 300, तो 3 इंटू 600 और यहाँ पे कितना होगा 1400, 1406 और 2000 प्लस एक 3000, तो जो आंसर है वो कितना रहा है 3000 आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें ए एंड बी है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 37,500 33,700 का इन्वेस्ट करके। 5 मंथ्स लेटर जो है सी बिजनेस ज्वाइन करता है जिसने 22,500 इन्वेस्ट किया है। एंड ऑफ द ईयर बिजनेस में टोटल प्रॉफिट हुआ है 21,600 का, तो हमें बताना बी का प्रॉफिट कितना होगा। कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, ए बी एंड सी है, हमें जो चाहिए प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो सभी जगह से 2 जीरो नहीं कट रहा है, फिर 3750 इंटू 12, यहाँ पे आ जाएगा 3375 इंटू 12, एंड लास्ट में देखो ये जो 2250 है ना, इसने 5 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया है, तो मात्र 7 मंथ्स के लिए ए आया। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से कट रहेगा, 7 5 35 2 37, ये तो नहीं कट रहा है, 7 5 12 3 15, 7 5 12 6 18 एंड 5 2 7 2 9। ठीक है, तो सबसे पहले और देखेंगे तो 3 से तो कट जाएगा सब, 3 से कितनी बार में चला जाएगा, अच्छा इनफैक्ट 3 से नहीं 15 से कटेगा सब, चलो 15 से हम कैंसिल करते हैं, तो 15 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 15 150 टाइम्स चला जाएगा ना, 15 15 225, ये कितनी बार में चला जाएगा 15 दूना 30 और 15 दूना 30 एंड 15 पचे 75, ये 15 दूना 30 फिर 15 पचे 75, 250, इतना गया ना, और कुछ कट रहा है और 5 से और कट जाएगा, 5 इनफैक्ट 25 से कट जाएगा, तो 25 दहाँ का 150 और 25 9 225, 25 छक्का 150, 25 दहाँ का 250 था, माफ़ कीजिएगा। टोटल कितना आ गया, ये 120 आ गया, ये 108 आ गया है, और ये कितना आ गया 42 आ गया, तो जो टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, ये 150 आ गया ना, तो 270 यूनिट्स का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है आपका 21600, गया गया 27 से कितनी बार में चला जाएगा 8 बार में चला जाएगा ना, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया है आपका 80, 856, हाँ ठीक। तो आपको 108 यूनिट्स का वैल्यू चाहिए, तो इसको 80 से गुना कर देंगे, जब 80 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 80 80 64 8 8640, जो कि आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना था। आगे चलेंगे, 17 नंबर में ये जो नंबर दिया है 6 डिजिट का नंबर है, डिविजिबल बाई 6 बट नॉट 5। नॉट 5 का मतलब क्या है कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, 0 एंड 5 नहीं हो सकता, बोले कि चलो ठीक। अब अगर वो 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है तो इवन नंबर होना पड़ेगा। यह क्या बोलता है आपका कि जो यूनिट डिजिट है ना दोस्त, ये क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा, बोले कि चलो ठीक। अब जो नंबर 6 से डिविजिबल हो 3 से भी डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबिलिटी क्या बताता है, यही वाला कि जो सम ऑफ डिजिट्स है, सम ऑफ डिजिट्स है, ये क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3। पता चला, सम ऑफ डिजिट मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, एंड इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ये बोल सकते हैं कि नंबर इवन होना चाहिए, एंड यूनिट डिजिट 0 एंड 5 नहीं हो सकता, इतना तो पता चल गया। तो अभी जो अपने पास संख्या है वो है 52746x। अभी x क्या होगा, x होगा आपका इवन, इवन होना चाहिए और उसमें 0 नहीं होना चाहिए, तो बोल सकते हैं कि इवन होना चाहिए एंड नॉन 0 होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, 0 होने पे 5 से कट जाएगा। अभी हम सम निकालते हैं, जब सम निकालने जाएंगे, सम ऑफ डिजिट्स ये कितना आ जाएगा, 7 7 14 4 18 6 24, 24 प्लस x है। सम आपका हम बोले 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 24 ऑलरेडी क्या है आपका डिविजिबल बाई 3 है, डिविजिबल बाई 3 है, मतलब x जो है ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। अब एक बात बताओ, डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इसका मतलब x के पास एक ही ऑप्शन है, क्या होना चाहिए, x 6 हो जाएगा। अगर x 6 हो गया तो ये जो वैल्यू निकालना है 18 4 22 हो जाएगा 22, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई समस्या नहीं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि एरिया ऑफ एक रोम्बस जिसका डायगोनल का रेशियो 3:2 है आपका 1728। ओके, सर्कल को ड्रॉ किया गया टेकिंग स्मॉलर डायगोनल ऑफ रोम्बस एज डायमीटर, मतलब 2 यूनिट वाले को हमने डायमीटर लिया है। अब डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सर्कल एंड 75% एरिया ऑफ रोम्बस बताना। तो सबसे पहले तो हमें जो डायगोनल है वो निकालना पड़ेगा।
तो जो D1 एंड D2 का रेशियो दिया है क्वेश्चन में, ये कितना दिया है आपको 3:2। क्या हम इसको 3x एंड 2x अज्यूम कर सकते हैं? बोले कोई दिक्कत नहीं है, अज्यूम कर लो। इस केस में जब एरिया निकालोगे तो आ जाएगा 1/2 D1 D2 ना, तो 3x इंटू 2x, ये वैल्यू कितना है 1728। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया ना, हाँ। तो देख सकते हो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना रहा, 3×5 = 15, 2 17, 3 7 21। एक्स का वैल्यू आ गया आपका 24। जैसे ही एक्स का वैल्यू 24 आ गया, अब आप बता सकते हो कि जो डायमीटर है, डायमीटर नहीं डायगोनल है D1 एंड D2, D1 का वैल्यू कितना हो गया 72, इसका वैल्यू कितना हो गया 48। इसमें हमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, हमें जो चाहिए कि जो रेडियस है वो रेडियस कितना होगा। देखिए डायमीटर जो है ना, ये बोला है कि सर्कल इज ड्रॉन बाय टेकिंग द स्मॉलर डायगोनल ऑफ रोम्बस एज डायमीटर। स्मॉलर डायगोनल कितना है D2, ये इसका डायमीटर हो गया सर्कल का, तो रेडियस हो जाएगा इसका आधा, 48/2 कितना हो गया आपका 24। अब आपको डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस कितना, एरिया ऑफ सर्कल मतलब πr² में से 75%, 75% का मतलब 3/4 ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया कितना है 1728, 4 चौका 16, 1 17 ना, 4 तिया 12, 432 आ गया। अब πr² में पाई का वैल्यू कितना अज्यूम करना है, हमें 3 अज्यूम करना है, यही ना। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 24 का स्क्वायर तो 576 होगा ना, हाँ 26 का स्क्वायर होता है ना आपका 676, ठीक। तो हो गया 576 गुना 3, या फिर ये बोल सकते हो कि 3 कॉमन ले लो तो बचेगा 576 माइनस 432। डिफरेंस कितना आ गया 3 इंटू 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 144, तो आ जाएगा 4 तिया 12, 42 1 43, 432 डिफरेंस आ रहा है। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है चीज़ आप समझ पाए होंगे। आगे चलेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया है कि n एक लार्जेस्ट नंबर है 3 डिजिट का, जो जिसका रिमाइंडर 4 आएगा अगर आप उसे 5 6 एंड 8 से डिवाइड कर, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर 4 आएगा, 6 करेंगे फिर भी 4 आएगा, 8 से करेंगे फिर भी 4 आएगा। तो हमें बताना है स्मॉलेस्ट नंबर n, अच्छा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको अगर आपने n के साथ ऐड किया देन वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले लॉजिक समझिए। यह जो n है, n किस टाइप का नंबर होगा, मतलब n को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आना चाहिए कितना 4 आना चाहिए। तो बोल के देखो इसका मतलब 5m + 4 आएगा, m1 लिख लेते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 4 आना चाहिए, एंड 8 से डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर 4 आना चाहिए, ठीक। बोले चलो ये भी सही है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये 4 रिमाइंडर ना आता, 4 रिमाइंडर ना आता तो ये 5 6 8 तीनों से डिविजिबल होता, तीनों से डिविजिबल होता। इसका मतलब LCM ऑफ कितना होना चाहिए 5 6 8 होना चाहिए, और इसका कोई भी मल्टीपल k टाइम्स। जैसे LCM तो डिविजिबल होता ही है, उसका कोई भी मल्टीपल भी डिविजिबल होगा। अब ये जो संख्या है ये आपका 5 6 8 से डिविजिबल है, इसमें जब हम 4 ऐड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 4, ठीक है। या फिर अगर ऐसा दिखे कि 5 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 4 आ रहा है, 6 से भी 4, 8 से भी 4, तो जिनसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर बच रहा है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका LCM लेना है, LCM में कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में जो रिमाइंडर बच रहा था उसको हमें क्या करना है ऐड करना है। तो जो n का वैल्यू है कितना हो जाएगा 5 6 30 और 8 240, ये बोल सकते हैं कि 120k जो है ना +4 आ जाएगा। चलो ठीक, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिए 120 आपका 8 से डिविजिबल है 15 8 20 से, 20 6 20 से, 24 बचे 20 से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि n जो है ना लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर है, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, और ये जो नंबर है ना यह आपका n टाइप का होना चाहिए, मतलब 120 के मल्टीपल में 4 ऐड करना है, कितना आ जाएगा। बोले कि इसके लिए ना k का वैल्यू 8 पुट करना पड़ेगा, k 8 पुट करोगे तो 960 आएगा, 12 8 96, तो ये आ जाएगा आपका 964। कोई दिक्कत नहीं, 964। बोले कि चलो ठीक, k का वैल्यू 8 पुट करके 964, क्योंकि 964 में फिर से अगर आप मान लीजिए 8 की जगह 9 रखते हो तो बर्नवा टोटल से ऑलरेडी आपका 4 डिजिट में चला गया 1080, हमें तो 3 डिजिट ही चाहिए था। अब क्वेश्चन पे जो दूसरा पार्ट है उस पर आइए। ये बोलता है कि हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखिए 964 के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, बोले कि देखो 31 का जो स्क्वायर होता है ना ये 961 होता है,
लेकिन 961 तो 964 से कम हो गया। जो भी ऑप्शन दिया है ये क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है, मतलब 31 के बाद वाला हमें देखना पड़ेगा। 42 का स्क्वायर कितना होता है, ये आता है 1024। हाँ, अभी 1024 कैसे आएगा, इसमें क्या ऐड करें कि 1024 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0, मतलब 60 ऐड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया 60। 60 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अगर आपने 964 के साथ ऐड किया, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें आपको ये वैल्यू बताना है, बहुत ही आसान है, देख लीजिए। जो आपका कॉस 240 डिग्री है, कॉस 240 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, बल्कि इसको तो लिख सकते हो 360 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, ये भी सही है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आपका 180 डिग्री में हम ना 60 डिग्री ऐड कर दें, चलो, और माइनस साइन 300 को क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री में और 60 को माइनस कर दो। आपको जो ध्यान देना है कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ना, ये आपका माइनस साइन थीटा होता है। एंड यही अगर हम कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा बोले, ये आपका कितना होता है, ये भी होता है माइनस कॉस थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब कॉस थीटा माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 प्लस थीटा, थीटा के प्लस पे 60 डिग्री है, ये आ जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन 60 डिग्री। समझ गए, ये आ गया है -1/2, ये आ गया है आपका √3/2। तो जो आंसर निकल के आएगा ये होगा √3 - 1/2, ऑप्शन नंबर ए। ये जो कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक वायरल फीवर सीरीज़ करके आ रहा है, तो वायरल फीवर सीरीज़ का जो पहला वीडियो होगा वो आपका ट्रिगोनोमेट्री से ही रिलेटेड होगा। जब आप उस वीडियो को देखोगे, ये जो बच्चों वाला जो मतलब फॉर्मूले हैं ये आप सपने में भी बोल पाओगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 में हमें इसको सॉल्व करना है। मतलब हमें बताना है कि x - 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है। देखिए, इसको सॉल्व करने का जो दो तरीका है, पहला तरीका क्या होगा, ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम px अज्यूम कर लेते हैं। x - 2 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका क्या है, एक लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया ना, लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल, एन होगा, NOMIAL, जब भी किसी पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो कैसे निकालते हैं, ये जो x - 2 जिससे डिवाइड करो, इसको 0 कर दो, x का वैल्यू क्या आ गया 2। अब जो px आपने पॉलिनोमियल को अज्यूम किया था, तो जो रिमाइंडर आना है ना, रिमाइंडर ये आपका आ जाएगा p(2). आपको x के प्लेस पे 2 पुट करना है, आंसर आ जाएगा। हमें इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो मेथड 1 का यूज़ करके। मेथड 2 थोड़ा सीखने लायक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब हम x का वैल्यू 2 या 3 पुट करें तो जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डरावना है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या ध्यान में रखना है कि x - 2 से डिवाइड ही करना है ना। चलो, ये जो है ना आपको दिख रहा है x⁵, इसमें दो टर्म को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि कॉमन लेने के बाद x - 2 बचे। जैसे x⁵ के साथ अगर 2x⁴ रहता तब x⁴ कॉमन लेने से x - 2 बचता, लेकिन एक्चुअली में आपके पास -5x⁴ है, तो x⁴ को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे -3x⁴ लिखना पड़ेगा। फिर x - 2 लाने के लिए इधर हम 6x³ लिखेंगे। x³ कितना है, 3x³ ही था, तो -3x³ हो गया। अभी हमें क्या लाना है, हमेशा ध्यान देना है, x - 2, तो यहाँ पे 6x² होना चाहिए। x² कितना है, बोल के x² तो है आपका 4, तो 4 लाने के 2 है, तो उसके लिए हमने -4x² कर देना है, लेकिन प्लस 8x लिखना पड़ेगा। x वाला टर्म है नहीं यहाँ पे, तो हम -8x लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, +16 क्यों, क्योंकि दोस्त आपको पता चल गया कि x - 2 आना चाहिए कॉमन। एक्चुअली में कांस्टेंट कितना था 9, तो 16 के साथ एक्स्ट्रा -7 लेना पड़ेगा, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा -7। अब इतनी जल्दी हम कैसे बोल दिए, ये जो है इसको जब आप लिखोगे तो x⁴ कॉमन लेने के बाद x - 2 बचेगा। यहाँ पे देखोगे तो -3x³ कॉमन लेने के बाद x - 2 बचेगा। यहाँ पे देखोगे 3x² कॉमन लोगे माइनस में तो x - 2 बचेगा। यहाँ पे देखोगे तो -4x कॉमन लोगे तो x - 2 बचेगा, और वहाँ पे 8 कॉमन लेने पे x - 2 बचा और -7। हमारा कहना है कि ये जो टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक, इसमें x - 2 ओवरऑल कॉमन आके बच जाएगा x⁴
3x³ माइनस 3x² माइनस 4x माइनस 8 माइनस 7। x माइनस 2 को से जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या आ जाएगा आपका कोसेंट। तो क्या होता है डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो कोसेंट हो गया, ये डिवाइजर हो गया। यहाँ से जो बच गया ये क्या है आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है -7। कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, आपको समझाने में इतना टाइम लगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20 to 30 सेकेंड्स इसको लगेगा, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। समझ गए? आगे चलिए 22 में देखेंगे कि वर्किंग अलोन ए एंड बी एक काम को 30 एंड 42 डेज में कर सकता है। अगर उन्होंने काम को ऑल्टरनेट करना स्टार्ट किया स्टार्टिंग विथ ए, देन टोटल टाइम कितना लगेगा टास्क को कंप्लीट करने में। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने बहुत किया होगा, ए एंड बी है। अच्छा, इसमें ना शॉर्टकट के चक्कर में ज़्यादा नहीं लगेंगे रखेंगे, दिमाग को क्यों मतलब थकाना है एक्स्ट्रा ऐसे ही फालतू फालतू का इन्फॉर्मेशन लोड करके, क्योंकि इसको सॉल्व करने में ऐसे ही ट्रेडिशनली भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको शॉर्टकट नहीं सीखना है। यहाँ पे जब हम टोटल वर्क आपसे पूछेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क ना इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा देखिए, 15 5 36, तो 6 दोनों में कॉमन है, 100 210 आ जाएगा ना, 210 आ गया। ठीक, 30 इंटू 7 और 42 इंटू 5, कोई बात नहीं। तो 30 का इफिशियंसी कितना आ गया, ए का 7 आ गया, बी का कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ तक तो ठीक। अब ऑल्टरनेट काम करना स्टार्ट हो रहा है, ऑल्टरनेट काम स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट डे कौन आएगा, बोले कि देखो ना फर्स्ट डे आएगा आपका क्या ए आएगा एंड आके 7 काम करके चला जाएगा। सेकेंड डे में कौन आ रहा है, सेकेंड डे में आएगा बी जो है 5 काम करके चला गया। हमें पता चल गया कि जो 2 डेज है ना, 2 डेज में टोटल 12 यूनिट काम होगा। आपको कितना करना है, आपको 210 करना है। तो 210 के आसपास जाएंगे तो 12 गुना 15 हो जाता है आपका कितना 180। तो 12 गुना 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 192। 12 गुना 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 204। 7 गुना 34, हाँ। तो इसमें जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 वर्क हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 34 डेज। कोई दिक्कत नहीं। अब अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन आएगा काम ए करने, क्योंकि जब भी 2 का मल्टीपल होगा इवन नंबर ऑफ डेज में बी के साथ खत्म हो जाएगा। अगले दिन जब आएगा ए काम करने तो ए एक दिन में 7 काम कर सकता है। 204 हो चुका है, बचा है कितना, बचा है 6। तो जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, एक दिन तो लगेगा नहीं से, 34 डेज हो गया है। 6 यूनिट काम करना है और इसका इफिशियंसी 7 है, तो 34 होल 6/7 डेज। बात समझ गए ना। हमने इसमें से इसको डिवाइड किया, तो जो डिवाइड नहीं किया मतलब माइनस किया, रिमेनिंग जो है ना वो कितना है आपका 6 डेज। समझ गए? आगे चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें है कि ABC एक ट्रायंगल है, डी एक पॉइंट है BC पे, BAD इक्वल टू DAC। इस टाइप का जब भी आपको दिखे ना तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी चलते रहना चाहिए, कि हो सकता है सिमिलैरिटी का यूज हो रहा है। A है, B है, C है, और BC के ऊपर एक पॉइंट D है, BAD का वैल्यू है DAC के बराबर। ठीक है, मतलब BAD जो है आपका किसके बराबर हो गया, ये जो थीटा है BAD या DAC के बराबर हो, यही दिया है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी ना होके क्या हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। मतलब AD एंगल बाइसेक्टर है, ये भी दे सकता था, लेकिन इसने ऐसा घुमा के दिया। AB का वैल्यू कितना दिया 48 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू कितना दिया 32 सेंटीमीटर, एंड BC का वैल्यू कितना दिया है हमें पता चल गया 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या BD का वैल्यू क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये है आपका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। बोले कि हाँ ठीक है, चलो। तो इससे हमें पता चल गया कि जो BD एंड DC का रेशियो है ना, देखिए BD में B से स्टार्ट हो रहा है, तो B से स्टार्ट होने वाला एक और साइड क्या है आपका 48। DC कहाँ पे खत्म हो रहा है C पे, C से स्टार्ट होने वाला एक और साइड क्या है आपका AC, ये आ गया है 32 ना, 48 32, हाँ। ये 16 3 48, 16 दूना 32, 3:2 का रेशियो होगा। ये 3:2 का रेशियो हो गया। टोटल कितना आ रहा है 5 यूनिट, और यही 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 25। ये 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है BD तो 3 यूनिट था, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 10। सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर D। देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना। समझ गए? आगे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है, 24 में x प्लस वाई प्लस जेड दिया है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू दिया है एंड एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया है और हमें ये निकालना, कोई दिक्कत। ये जो निकालना है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला में आ जाएगा। जैसे ही आपको दिखा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ये आपका आ जाए एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड आता है। इसके साथ आपको दिखता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। लेकिन चलो ये तो एक फॉर्मूला है, लेकिन आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ। तो उसी का हम डायरेक्ट यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर वाले को एज इट इज रखेंगे। ये जो चीज़ है ना इसको हम लिख लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। लेकिन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर जो जेड स्क्वायर के साथ साथ में 2xy 2yz 2zx भी आएगा। उसको जब हम माइनस करेंगे तो इसके साथ मिलके क्या आ जाएगा 3 टाइम्स एक्स वाई जोड़ वाई जेड जोड़ जेड एक्स। समझ गए। और ये है आपका एक्स क्यू प्लस सेम ही चीज़ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। ठीक है, तो आप ये दोनों फॉर्मूला याद रख सकते हैं। हालांकि हमें पूरा यकीन है कि आपको ये फॉर्मूला याद पहले से ही होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं। ये कितना दिया 68, एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है दिया 12, तो 12 दिया 36 माइनस माइनस प्लस तो प्लस 36 हो गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 8, यहाँ पे कितना हो गया 8 स्क्वायर माइनस 3, जो वैल्यू निकालना है हमने रख लिया m। ये कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 6 3 9 1 10, 104 आ गया ना। 104 इक्वल टू 8 3 21 24, तो 13 आ जाएगा ना। सीधे यहाँ से हम लिख देते हैं 13 इक्वल टू 64 माइनस 3m। तो 3m का वैल्यू कितना आ जाएगा 51 ना। हेंस m कितना आ गया 17। जो आपको आंसर चाहिए तो वो है 17, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का। ये है आपका कि मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया है 7:5। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड इज सेम एज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड। तो हमें बताना है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा। यहाँ जो आपको समझना है ना, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है। अमाउंट मतलब परसेंटेज के टर्म में नहीं बोल रहे, जैसे 500 या 600 ऐसे जो है ना इस टर्म में हम बोल रहे हैं। यहाँ पे ए है MP एन ए होगा आपका कॉस्ट प्राइस। समझने के लिए हम बोलते हैं कि MP का जो वैल्यू है ना वो आप अच्छा ऐसा लिखते हैं। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है और ये मार्क प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है आपका 5x एंड मार्क प्राइस कितना है आपका 7x। ये जो है ना सेलिंग प्राइस बीच में कहीं होगा। यह क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस लाने के लिए कॉस्ट प्राइस में जितना प्रॉफिट ऐड करोगे ना, मार्क प्राइस में उतना ही आपको डिस्काउंट करना है। ये अमाउंट की बात कर रहे हैं। मतलब अगर 50 रुपये हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो 50 रुपये का ही प्रॉफिट। तो आप ये बोल रहे हो कि जब P&D बराबर है, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो एग्जैक्टली बीच में होगा। बल्कि बिल्कुल सही। तो जो SP है ना ये आपका क्या हो गया 5x प्लस 7x बाई 2, मतलब कितना हो गया 6x हो गया, एकदम बीच में होगा। ये 6x है, तभी तो यहाँ पे ये जो गैप है ये गैप आपको प्रॉफिट को दर्शाएगा जो कि x है, और यहाँ पे जो ये गैप दिख रहा है ये आपका डिस्काउंट को डिनोट करेगा जो भी क्या है x है। ध्यान दे x एब्सोल्यूट वैल्यू है, परसेंटेज नहीं। आपको निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, x का प्रॉफिट है 5x पे गुना का 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 20%। इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 20%। ठीक है, देखिए ऐसे तो हमने आपको समझाने के लिए इतना किया, लेकिन क्वेश्चन में आता है अच्छा 7 5 12 12 का आधा 6, तो 6 का मतलब एक प्रॉफिट 1/5 20%। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली 10 सेकेंड्स लगते हैं। तो फिर ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आपको कैसा लगा आप अपने सुझाव जरूर दें। फायदा हुआ तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार प्रश्न के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।